नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में अब तक कुल 68,26,898 लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ मनदीप भंडारी ने कहा कि अब तक 56,65,000 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और 11,61,000 अग्रिम स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए हैं। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 65% से ज्यादा पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीके लग चुके हैं। इस बीच देश में 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1,05,00,000 से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं श्रोताओं, राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के टीकाकरण का अभियान जारी है। राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल अलग अलग जिलों में टीकाकरण के लिए बनाए गए 117 केंद्रों में 5,124 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया, जिसमें 525 स्वास्थ्य कर्मी और 4,599 फ्रंटलाइन वॉरियर्स शामिल रहे। राज्य में श्रोताओं, कल 35 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 92,625 हो गई है। हालांकि कुल संक्रमितों में से अब तक 96% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि देहरादून में 20 लोग संक्रमित मिले हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ओमकार सिंह से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर ओमकार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर ओमकार जी, बहुत हम अब इस कोरोना से जंग से जीतने के बहुत करीब आ चुके हैं। वैक्सीन तैयार हो चुका है, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को वैक्सीन लग चुका है और अब शायद उन लोगों की भी बारी आ रही है जो दूसरी डोज के लिए तैयार हो रखे हैं। ऐसे में अब हमें इस वैक्सीन को लेने से डरना चाहिए या अब हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हाँ, जब ये वैक्सीन मुझे लगेगा तो ये मैं पूरी तरह से इस कोरोना से लड़ सकूंगा? देखिए, जब भी कोई वैक्सीन लॉन्च होती है तो उससे पहले हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और ये एक लंबी पद्धति से प्रोसेस से गुजरने के बाद ही वैक्सीन को हम मार्केट में उतारते हैं। साइंटिफिकली ये दो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनी है वो पूरी तरह से सेफ हैं। शुरू में लोगों के मन में जरूर कुछ आशंकाएं थी कि पता नहीं, क्योंकि उससे हमसे पहले जो 2 वैक्सीन विदेशों में बनी थी, मॉडर्ना की या फाइजर की, उस समय उन वैक्सीनों को स्टोर करने के लिए जो है एक बहुत ही लो टेम्परेचर -20 या -80 डिग्री का तापमान की जरूरत होती थी, जिसकी सुविधा शायद हमारे देश में बहुत जगह उपलब्ध कराना संभव नहीं था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है वो इतनी अच्छी है कि नॉर्मल जो 2 से 8 डिग्री के बीच में जिसको स्टोर किया जा सकता है और ये स्टोरेज फैसिलिटी मेरे ख्याल से देश के हर कोने कोने में है। अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि आप समझ सकते हैं कि मुख्य भूमि से इतनी दूर है, हमारे यहाँ भी इसकी पूरी व्यवस्था थी कि हम कहीं भी इस वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम होता है वो हमारे देश का ही है। 29 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम वैक्सीनेट करते हैं, 22 मिलियन बच्चों को हम हर साल जो वैक्सीन देते हैं। तो इतने व्यापक स्तर पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था हमारे देश में पहले से ही उपलब्ध थी और इस कोरोना वैक्सीन के लिए कोई अलग से स्टोरेज की जो व्यवस्था की शायद आवश्यकता नहीं थी। फिर भी प्रशासन ने और भारत सरकार ने इस बार का पूरी तरह ध्यान रखा कि जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इसमें जो जो चीजें की जरूरत है, डीप फ्रीजर है, ILR है, देश के कोने कोने में, गांव में, हर जगह पे ये उपलब्ध कराएगी। तो इसलिए इसके बाद ये वैक्सीन देशों में आई। अब जो है हमारा देश ही सबसे कम समय में जो है 5 लाख वैक्सीन जो है लगा चुका है। इस मामले में हम विकसित देश जैसे अमेरिका से भी आगे हैं। वहां पे भी हमसे ज्यादा समय लगा है 5 लाख वैक्सीन को देने में। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था की और इसका कितना सुचारू रूप से संचालन किया।
तो जब इतने लोग वैक्सीन को ले चुके हैं तो अब तो मेरे ख्याल से ये डर मन से निकल जाना चाहिए कि और केवल हमने वैक्सीन दिया ही नहीं, हमने पूरा इसका रिकॉर्ड रखा है जो कोविन ऐप के द्वारा ये वैक्सीन किस किस को मिली है। और जब भी हम किसी को वैक्सीन देते हैं तो आपको जो है आपको एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है, आपको आपका सेंटर बताया जाता है, समय बताया जाता है, कौन आपको वैक्सीनेशन देगा वो बताया जाता है, और उसके बाद जब आप उस सेंटर पर पहुंचते हैं, आपको वैक्सीन लगती है, तो उसके बाद हम आधे घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं ताकि यदि किसी को भी किसी तरह की कोई भी असुविधा दिखाई देती हो तो हम उसका तुरंत इलाज कर सके। और इतने समय में इतने लोगों को वैक्सीन देने के बाद भी ऐसे कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुए जिससे लोगों को कष्ट हो। तो मेरे ख्याल से अब इस समय में ये प्रश्न जरा सा मतलब बेमानी हो जाता है कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी आपके पास एक अच्छा खासा जो डाटाबेस है जो आपको ये बताता है। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वैक्सीन को मार्केट में उतारने से पहले हमने इसका पूरा परीक्षण किया था। डॉक्टर, भारतीय उपमहाद्वीप में इस दोनों वैक्सीन की सफलता तो हम जान ही गए हैं क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी इसको खरीदने के लिए और इसको लेने के लिए पहल करी है। तो क्या हम ये मान के चलें कि हमारे जो दोनों वैक्सीन हैं, जो और दो दूसरे वैक्सीन हैं जैसे फाइजर है कि मॉडर्ना के जो वैक्सीन है उनसे बेहतर है? देखिए, ये कंपैरिजन इस समय पे करना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये उतनी ही इफेक्टिव है या उतनी ही अच्छी है। ये हम अपनी जो क्लिनिकल ट्रायल की भाषा में एक वर्ड यूज करते हैं कि नॉन इन्फीरियर, यानी ये उन वैक्सीनों से खराब नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये उन वैक्सीनों से खराब नहीं है, इफेक्टिव है। और यदि आप अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें कितनी सुविधा है। यदि हम मॉडर्ना की वैक्सीन या फाइजर की वैक्सीन की बात करते हैं तो उसको स्टोरेज के लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा, एक बहुत बड़ी मतलब आपको तैयारियां अलग से करनी पड़ेंगी जो कि इसके साथ नहीं करनी पड़ रही है। और अब क्योंकि इसका जो 2 डोज यदि आप लेते हैं तो इससे जो आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो काफी अच्छी डेवलप होगी। तो सभी से मेरी ये गुजारिश है, ये अनुरोध है कि केवल एक डोज से आप संतुष्ट न हो। जब आपको एक डोज लगा है तो उसके 28 दिन के बाद आपको एक दूसरा टीका भी लगेगा और उसके 14 दिन के बाद जो है आपके बदन में सफिशिएंट एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथों को धोना, ये सारी चीजें आपको जारी रखनी। जी डॉक्टर, वैक्सीन को लेके एक मन में थोड़ा सा और संशय रहता है लोगों में, या जिस तरह से हम बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोवैक्सीन लेना है, कोविशील्ड लेना है या कोई अन्य तीसरी वैक्सीन आने वाले वक्त में होगी तो वो मुझे वो लेनी है। देखिए, मेरे ख्याल से इसके विषय में हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब ये दोनों वैक्सीन अभी देश में दोनों वैक्सीन लग रही हैं, कहीं पे कोविशील्ड लग रही है, कहीं पे कोवैक्सीन लग रही है, और दोनों के जो परिणाम करीब करीब समान आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से जो भी अवेलेबल वैक्सीन है इस समय वो आपको ले लेना चाहिए। हाँ, रही बात ये कि जो भी वैक्सीन आप लेते हैं, यदि आप कोविशील्ड लेते हैं या कोवैक्सीन, पहला डोज जिसका लेते हैं दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लेना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने एक वैक्सीन ली, कल को आपने दूसरी वैक्सीन ले ली। प्रश्न ये उठता है कि यदि मार्केट में कोई तीसरी वैक्सीन आएगी तब क्या किया जाए, जैसा आपने कहा। तो देखिए, यदि एक वैक्सीन आपको अच्छी इम्यूनिटी दे देती है तो दूसरे के बारे में क्यों सोचें। और जिस समय तीसरी वैक्सीन आएगी, मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि अभी पूरे देश में हम इस स्थिति में नहीं है कि हम ये वैक्सीन सबको दे सके, तो हमने कैटेगोराइज किया हुआ है कि पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, अब हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने जा रहे हैं, इसके बाद हम उनको देंगे जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, और उसके बाद चौथे फेज में हम उनको देंगे जो 50 वर्ष से नीचे है लेकिन उनकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से हम दे रहे हैं, तो जिस फेज में कोई और वैक्सीन आ जाती, 1-2 नहीं, हमारे जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि 250 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो जिस समय पे जो वैक्सीन उपलब्ध होगी वो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ही वैक्सीन, ये नहीं कि आज आपने एक वैक्सीन ली, कल आपने दूसरी वैक्सीन ली।
डॉक्टर ओमकार, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि कोविड का टीका लेने से पहले और टीकाकरण के बाद मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कोविड के टीका लेने से पहले बहुत ही कम, जैसे कुछ चीजें जो है आपको अपने वैक्सीनेटर को बता देना चाहिए। जैसे कि अभी तक हमने ये सुनिश्चित नहीं किया है कि क्या ये टीका मतलब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। जी। तो यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपको ये बता देना चाहिए कि भाई मैं गर्भ से हूं, तो ऐसी स्थिति में शायद आपको टीका नहीं लगेगा। जी। दूसरी कोई ऐसी बीमारी है जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या आपकी कोई भी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बता देना चाहिए। यदि आपको कभी कोई बहुत सीवियर एलर्जी किसी ड्रग से हुई हो या इससे पहले किसी और टीका लेते समय आपको कोई बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ हो तो ये बात भी आपको जो है बता देनी चाहिए। तो इन सब चीजों की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दूसरे, यदि आप अभी रिसेंटली कोरोना से बाहर आए हैं, जैसे अभी 10 दिन पहले मान लीजिए आप ठीक हुए हो, तो थोड़ा आपको इंतजार कर लेना चाहिए। और इलाज के समय, जैसे कि जिस समय कोरोना की बीमारी आई, आपने देखा कि तरह तरह के इलाज हुए, तरह तरह की दवाएं आई, तरह तरह के क्लेम्स हुए, और उसी में जो प्लाज्मा, जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा हम देते थे, तो ऐसा रोगी यदि इसको प्लाज्मा रिसीव किया, उसने कन्वलेसेंट प्लाज्मा लिया हुआ है, तो उसे भी कुछ दिन तक इंतजार कर लेना चाहिए। जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ध्यान में रखना चाहिए। ये जो आपका हेल्थ वर्कर आपसे ये सारे सवाल पूछेगा भी। और लेने के बाद जो कहा, लेने के बाद मैं समझता हूं कि जो सबसे जरूरी है वो ये कि आपने पहला डोज लिया है तो ये मत सोचिए कि आप जो पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। आपको दूसरा डोज भी लेना है जी। और दूसरा डोज आपको 28 दिन के बाद लगेगा। आपको हालांकि इसका एसएमएस आएगा, लेकिन आपको भी ये याद रखना है कि आपको दूसरा डोज लेना है। और दूसरे डोज लेने के बाद भी 14 दिन के बाद ही आपके शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडीज आएंगी। तो ये जो पूरा पीरियड है, इस समय जो है आपको सारे सुरक्षा नियमों का या सारे एहतियातों का पालन करना है। जी। डॉक्टर लगने के बाद भी। डॉक्टर ओमकार, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात की है। जी हाँ। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इससे आपका क्या अभिप्राय है? जैसे देखिए, कुछ बीमारियां जैसे हीमोफीलिया है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं दिया जा सकता। हाँ, लेकिन इनकी सेफ्टी जो है अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। बच्चों में देखिए, हम ये मान के चलते कि ये टीका अभी जो है, हमारी जो 2 वैक्सीन आई हैं, ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को हम दे रहे हैं। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि 18 वर्ष के नीचे के लोगों में कोई बहुत सीरियस रिएक्शन हो सकता है। अब क्योंकि हमने उसकी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है या हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको होल्ड कर रहे हैं। कुछ वैक्सीन जो है 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी पे ट्रायल चल रहा है। तो जिस दिन हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ ये सेफ है, तभी हम वैक्सीन को देते हैं। जी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।